जय हिंद, संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह एडुटेरिया का जुनून बैच सीरीज जो चलाया गया था, उसका जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हुई थी दोस्तों, उसका मैं प्रश्न उत्तर लाया हूं और यह 7वां नंबर टेस्ट है। इससे पहले 1 से लेकर 6 तक का मैं करवा चुका हूं दोस्तों। यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको सारी वीडियो उपलब्ध मिलेगी। टोटल 12 वीडियो उपलब्ध होगा दोस्तों। मैं प्रत्येक सेट को 2 वीडियो में ला रहा हूँ, 75-75 प्रश्न करके। इसे भी 2 वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, 75 प्रश्न और 75 प्रश्न। आज इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी जो एम लक्ष्मीकांत का बुक है, उसका 120 प्रश्न उससे मैं लिया हूँ और 30 प्रश्न करंट से है इसमें दिया हुआ, और टोटल मिलाकर 150 प्रश्न है दोस्तों। इसे हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और यदि आप लोग दोस्तों आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। यदि आप नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपको डेली बेसिस पर मैं वीडियो लाता रहूँगा, और यदि आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर दें दोस्तों, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँ। इसलिए आप लोग लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में, जहाँ भी ग्रुप हो, जितने भी ग्रुप हो, सभी जगह शेयर कर दें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना पड़े दोस्तों। जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज पहला वीडियो हम लोग पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं, सत्य कथन का चयन करें। देखिए, संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी सभी के सभी संघ की कार्यपालिका में सम्मिलित होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। यदि आपसे पूछ लिया जाए संघ की कार्यपालिका का वर्णन किसमें दिया गया है, तो भाग 5 में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है, और अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक आर्टिकल है। आर्टिकल कितना है? 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है दोस्तों, वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, और संघ की कार्यपालिका का प्रमुख। और भारत के राष्ट्रपति जो है भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, सेकंड प्रश्न पर चलते हैं। इसमें दिया गया है सेकंड नंबर प्रश्न में, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होते हैं। तो देखिए, ये प्रश्न दिए हैं और इसमें कुछ कूट दिया हुआ है उसमें, चूंकि तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल में कौन सम्मिलित होती है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, ये गलत होगा। मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में। और राज्य विधानसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है दोस्तों। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, ये गलती है। राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य नहीं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है, ये भी सही है। राज्य विधान परिषद के, जिसे द्विसदनीय विधायक के मामले में के निर्वाचित सदस्य नहीं, ये गलत हुआ। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं, निर्वाचन में कौन कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्रीय शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो 1, 3 और 5 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हम लोग देखते हैं कथन में, कथन में कौन सा दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1, 3, 5 सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलेगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखें हम लोग, थर्ड नंबर प्रश्न में, इसमें भी दिया है राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार करें। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उसका वैल्यू किस प्रकार होता है, वो दिया गया है। तो हम लोग देखेंगे। तो इसमें दिया गया है कि 2 कथन है, इसमें से कौन कथन सही है? प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की मतों का मूल्य, कह रहा प्रत्येक विधानसभा के सदस्यों के मतों का मूल बराबर क्या होता है, तो राज्यसभा की कुल जनसंख्या गुना राज्य की कुल जनसंख्या गुना राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुना 1000। क्या यह सही है? तो नहीं, ये गलत है दोस्तों। प्रत्येक विधानसभा के, राज्य की नहीं, प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों के मूल उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त द्वारा भाग देने से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। हमसे पूछा है इसमें कौन सा कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें दिया गया संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य,
संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्य के मतों का मूल बराबर क्या होता है? तो सभी राज्य के विधायकों के मतों का मूल बटा संसद के निर्वाचित सदस्यों के कुल सदस्य संख्या। तो ये सही होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा यूज होगा? ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में ये सही नहीं है। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में सही नहीं है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी, केवल बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न पर चलेंगे दोस्तों। 4 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में सभी विवादों की जांच के फैसले किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में जो सभी विवादों का जो किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है फैसला। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, केवल उच्चतम न्यायालय में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है कि 1952 से अब तक के राष्ट्रपति का क्रम है। 1952 से अब तक के जो राष्ट्रपति का क्रम है वो कौन है? तो 1952 से अब तक के राष्ट्रपति का क्रम सबसे पहले एस राधाकृष्णन। इनमें यदि नरेंद्र प्रसाद होते तो वो होते। सबसे पहले एस राधाकृष्णन होंगे दोस्तों, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन होंगे। एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, एन संजीवा रेड्डी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। एक बार मैं आपको पढ़ देता हूँ धड़ल्ले से। सबसे पहले डॉक्टर चंद्र प्रसाद, वो 2 बार बने थे, 62 तक, 52 से 62 तक। उसके बाद डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, एन संजीवन रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो 2000 में बने थे दोस्तों, और 2000 से 2007 तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रहे थे। उसके बाद श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो 2007 में बनी थी, और 2007 में भारत की ओर से राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम महिला बनी थी दोस्तों। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछे तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। ठीक है, 2007 से 12 तक रही थी। उसके बाद प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, उसके बाद कैबिनेट में भी द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो 2022 में बनाई गई है, और ये भारत की दूसरी महिला है जो राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, हम लोग देखें इसमें 6 नंबर प्रश्न में, इसमें है राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताओं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सी शर्तें हैं जो आप पूरा करेंगी इसके कारण आप राष्ट्रपति के पद प्राप्त कर सकेंगे? तो वो कौन सी शर्त है? देखिए, तो राष्ट्रपति के पद प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। पहला, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, ये भी आवश्यकता है। और उसके बाद वह राज्य का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता रखता है। गलत बात है। राज्यसभा का सदस्य तो 30 वर्ष में निर्वाचित हो सकता है, लेकिन हमको 35 वर्ष की आवश्यकता है, तो ये गलत होगा। वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर नहीं हो, तो ये सही है। तो अर्हताएं क्या क्या है? 1, 2, 4 हमारा सही आंसर होगा। इसके अनुसार 1, 2, 4 किसमें है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें क्या दिया है? राष्ट्रपति को उसके पद से केवल संविधान का उल्लंघन के आधार पर हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को उसके पद से केवल नहीं, केवल जहां कह दिया तो गलत हो जाएगा। तो सही है, हमसे पूछा है कि राष्ट्रपति को उसके पद से संविधान के उल्लंघन के आधार पर हटाया जाता है। ठीक है, केवल संविधान के उल्लंघन पर हटाया जाता है, बिल्कुल सही है। और संविधान में संविधान का उल्लंघन वाक्य को परिभाषित किया गया है, ये गलत है दोस्तों। हमसे पूछा गया है असत्य कथन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। यह असत्य कथन है, ठीक है। और जो ये दिया गया है संविधान में संविधान का उल्लंघन वाक्य को परिभाषित किया गया है, ये गलत है, परिभाषित नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 में दिया गया है राष्ट्रपति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो राष्ट्रपति के संबंध में यदि हम देखें तो कौन सा कथन है, तो इसे देखें तो राष्ट्रपति, इसमें कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रपति के बारे में हम देखें इसमें कि महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में आरंभ की जा सकती है, तो ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों। महाभियोग का जो चलाया जाएगा संसद के किसी भी सदन में तो आरंभ किया जा सकता है, ये बिल्कुल सत्य है। महाभियोग के आरोप पर आधे सदस्य जिस सदन में आरोप लगाए हैं के हस्ताक्षर होनी चाहिए।
कह रहा है कि आधे सदस्य, जिस संसद में महाभियोग पारित किया गया है उसमें आधे सदस्य का आरोप चाहिए, ये गलत है, ये गलत है। ये आधे सदस्य का नहीं होना चाहिए, कम से कम एक चौथाई का होना चाहिए। पहली बार एक चौथाई का, कितना, एक चौथाई होना चाहिए। संसद, जिस किसी भी संसद में प्रारंभ किए जा सकता है आरोप पर सदन के एक चौथाई सदस्य, जिस संसद में आरोप लगाए जाएंगे उसमें एक चौथाई, न कि आधे से अधिक, न कि आधे से अधिक सदस्य, तो ये गलत है। कितना होना चाहिए, जिस संसद में आरोप प्रारंभ किए जाएंगे उस संसद में एक चौथाई सदस्य का हस्ताक्षर होने चाहिए, ठीक है। और 14 दिन से पहले, 14 दिन तक से पहले नोटिस राष्ट्रपति को भेज देनी होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये कथन गलत है। इसके बाद महाभियोग संसद के एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। हाँ, महाभियोग है संसद का एक क्या है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो 1 और 3 हमारा सही आंसर है। इस प्रकार देखें आप, तो 1 और 3 सही आंसर होगा दोस्तों। 1 और 3 सत्य है। तो कितने सही है, तो केवल और केवल 2 सही है। 2 पूछा कितने कथन सही है, तो 2 कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलता है दोस्तों। नेक्स्ट में देखें, इसमें दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें है कि संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य भी राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं। संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य भी राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं। तो क्या ये सत्य है, तो बिल्कुल सही है। हमसे पूछा कि सत्य कथन क्या है, तो राष्ट्रपति के दोनों सदनों में नामांकित सदस्य भी राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं। महाभियोग में भाग अवश्य ले सकते हैं। उसके बाद निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली व पुदुचेरी केंद्र शासित राज्य विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। तो ये भी कथन सत्य है, यह भी कथन सत्य है। जो केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य जो होते हैं महाभियोग में भाग नहीं ले सकते हैं। निर्वाचित सदस्य का अधिकार तो है कि वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है, चुनाव में भाग ले सकता है, परंतु महाभियोग में भाग नहीं ले सकता। तो यह कथन भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 10 नंबर प्रश्न में। 10 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस बिटो को किसी विधेयक द्वारा साधारण बहुमत से पुनः पारित कराकर निरस्त किया जा सकता है। कौन सी बिटो को साधारण बहुमत से पुनः कराकर निरस्त किया जा सकता है, तो वह बिटो है निलंबनकारी बिटो। निलंबनकारी बिटो, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11 में दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है, ठीक है। यदि कोई अध्यादेश सभा पटल पर रखने से पूर्व ही समाप्त हो जाता है तो इसके अंतर्गत किए गए कार्य वैध व प्रभावी नहीं रहेगा। तो ये कथन गलत है दोस्तों। यदि कोई अध्यादेश सभा पटल पर रखा जाता है तो इसका जो कार्य होगा वैध रहेगा। तो ये कथन गलत है। कहता है किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है, ठीक है। संसद की मंजूरी न मिलने की स्थिति में वह 6 हफ्तों की होती है, ठीक है। मंजूरी यदि नहीं मिलता है संसद से तो वह 6 हफ्तों की होगी, और यदि मंजूरी मिल जाता है तो उसकी वैधता 6 महीने तक होगी। संसद के दोनों सत्रों के मध्य अधिकतम अवधि 6 महीना का होता है। 2 सत्र चलते हैं, उसके बीच की अवधि कितना, अधिकतम 6 महीना। यदि कोई अध्यादेश सभा पटल पर रखने से पूर्व ही समाप्त हो जाता है तो इसके अंतर्गत किए गए कार्य वैध एवं प्रभावी रहेंगे। तो ये कथन कह रहा है नहीं रहेंगे, तो ये गलत है, ये गलत है। संविधान संशोधन हेतु अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। तो कथन केवल 2 सही है। ऑप्शन पर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में इसमें दिया गया राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा दंड की प्रक्रिया में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना किस प्रकार के समाधान का उदाहरण है। किस प्रकार का समाधान का उदाहरण है, तो ये परिहार प्रकार का समाधान है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट जो चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में चले हम, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 में दिया गया है मैच करने के लिए दिया गया है दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न क्या है, मैच करने के लिए हम लोग मैच करेंगे। तो मैचिंग क्या है, देखिए इसमें है 56 क्या है, 56 में क्या दिया गया है, 60 में क्या दिया गया, 71 में क्या है और 76 में क्या है। देखिए 60 में है क्या है, तो 60 में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कब करेंगे, अनुच्छेद 60 के तहत, अनुच्छेद 60 के तहत। और राष्ट्रपति के चुनाव मामले जो होंगे, जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा वो 56 के तहत, राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 के तहत। और चुनाव संबंधित कार्य जो होगा, जो चुनाव जो होते हैं वो राष्ट्रपति के 71 के तहत होगा, अनुच्छेद 71 के तहत। और अनुच्छेद 76
भारत के महान्यवादी के बारे में दिया गया है दोस्तों। तो इस प्रकार मैचिंग हो गया। तो यदि हम मिलान करें तो ए का सी ए डी बी किसमें है हम लोग देखेंगे, सी ए डी बी किसमें है, सी ए डी बी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है डॉक्टर सी बी सी बांधवा बनाम बिहार राज्यपाल 1986 से संबंधित है। बी सी बांधवा बनाम बिहार राज्यपाल है जो किससे संबंधित है, तो राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 15 नंबर प्रश्न में, इसमें भी कथन है। इसमें है केहर सी बनाम भारत संघ 1988 का संबंध राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से है। ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से है। केहर सी बनाम कौन, भारत संघ। तो क्या ये कथन सत्य है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है दोस्तों, ये कथन सत्य है। दूसरे नंबर की ओर, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत 161 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का वर्णन है, ये भी सही आंसर है। अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए और बी, कथन ए और बी दोनों सही है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट में देखें, यदि इसमें हम देखें तो इसमें दिया गया है 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 में दिया गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यदि हम इस कथन को देखें तो राज्यसभा तथा लोकसभा शब्द को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो राज्यसभा और लोकसभा शब्द को कब अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। क्या यह कथन सत्य है, तो देखिए दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा का जो वर्णन है 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, ये कथन सत्य नहीं है, यह कथन असत्य है दोस्तों। 26 जनवरी को 1950 को अपनाया नहीं गया था। राज्यसभा लोकसभा शब्द है जो 1954 को अपनाया गया था, न कि 1950 को। तो यह कथन गलत है, यह कथन गलत है दोस्तों। ठीक है, और हमसे पूछा है फिर आगे कि लोकसभा का पहला चैम्बर तथा राज्यसभा का दूसरा चैम्बर कहा जाता है। बिल्कुल सत्य है, लोकसभा को पहला चैम्बर, प्रथम सदन या लोकप्रिय सदन भी कहते हैं लोकसभा को, और राज्यसभा का दूसरा सदन कहते हैं, और या बुजुर्गों का सदन भी कहते हैं राज्यसभा को। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो हमसे पूछा कौन सा कथन सत्य है, तो केवल बी सही है, और केवल 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। 17 नंबर में निम्नलिखित कथन पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। इसमें देखें, राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही वह संसद में बैठता है। तो राष्ट्रपति है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही वह संसद में बैठता है। ये तो कथन बिल्कुल सत्य है दोस्तों, वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है परंतु वह सदन में बैठता है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। तो ये कथन सत्य है। अमेरिका के राष्ट्रपति भी भारतीय राष्ट्रपति की तरह विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। तो यह कथन गलत है, असत्य कथन है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। सी है, राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्र आहूत करता है तथा सत्र की समाप्ति करती है, ये भी कथन सत्य है। भारतीय संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति ब्रिटेन की संसद में ताज की तरह है, तो ये भी कथन सत्य है। तो हमसे कौन सा कथन पूछा है गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है क्या, इसमें है नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया है दोस्तों, यदि हम देखें प्रश्न नंबर 18 में है राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। तो देखिए, राज्य एवं संघ में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इसमें चौथी अनुसूची में 18 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, देखिए तीसरी अनुसूची में क्या है, तो शपथ एवं प्रतिज्ञा के प्रकार है। शपथ किस में लेंगे, तीसरी अनुसूची में शपथ लिया जाएगा, तीसरी अनुसूची में। ठीक है, और 5वीं अनुसूची में क्या है, तो 5वीं अनुसूची में आपको भारत के बृहद हिस्से में अनुसूचित क्षेत्रों को निर्धारित करता है, अनुसूचित जनजाति के हितों का संरक्षण करता है, किसमें, 5वीं अनुसूची में। और 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है दोस्तों। 10वीं में क्या है, दल बदल विरोधी कानून। ठीक है, तो यदि हम इसको देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट में है 19 प्रश्न में कथनों पर विचार करें। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानमंडल के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य द्वारा किया जाता है। राज्यसभा में राज्यों के
प्रतिनिधि का निर्वाचन कथन पर विचार करना है हमको। तो इसमें क्या है कथन सही है या गलत है? तो ये कथन गलत है। राज्यों में राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ये कथन गलत है दोस्तों। ठीक है, राज्यसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधि होते हैं उनका जो निर्वाचन होगा केवल निर्वाचित सदस्य के द्वारा किया जाता है। ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा किया जाता है। कथन 2 देखें, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संख्या मत द्वारा किया जाता है। तो ये कथन सही है। राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया। तो ये भी कथन सत्य है। जहां भारतीय संसद के आधार राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा सदस्यों को नामित किया जाता है, वही अमेरिका सीनेट में कोई नामित सदस्य नहीं होते हैं। तो ये भी कथन सत्य है। तो हमारा कथन कौन सा सत्य होगा? 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में क्या गया है 20 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें है कि हम लोग देखते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न क्या है? तो 20 नंबर प्रश्न में है, इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है हम लोग को इस कथन पर। इसमें लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 निर्धारित की गई है। ठीक है, और जिसमें 525 सदस्य राज्यसभा से हैं, राज्यों से हैं, और शेष संघ राज्य क्षेत्र से प्रतिनिधि है। तो ये कथन गलत है दोस्तों। 550 तो निर्धारित की गई है, परंतु 525 है जो राज्यसभा से नहीं, राज्यों से नहीं है। 530 सदस्य राज्यों के से प्रतिनिधित्व करते हैं और 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से होते हैं। तो यह कथन बिल्कुल गलत है। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिसमें 225 सदस्य राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। कितने? 225 सदस्य। तो यह कथन सत्य है दोस्तों। ये कथन सत्य है। 500 वर्तमान में कितना है? तो 550 250 है सीटों की संख्या, उसमें से जो 225 है जो सदस्य राज्य के प्रतिनिधि करते हैं। तो कथन 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। मिलान करने के लिए है, संशोधन करना है और मिलान करना है। इसमें दिया गया है 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन है जो किससे है? देखिए, 61वां संविधान संशोधन मतदान के देने हेतु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था 61वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन के दौरान 1989 में। और 104वां संविधान संशोधन जो है, 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 104वां संविधान संशोधन है अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए लोकसभा की सीटों के लिए 104वां है। तो ये हो जाएगा। और 84वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन किससे है? तो 84वां है जो 1971 की जनसंख्या, 84वां संविधान संशोधन क्या है? तो 1971 की जनसंख्या के आधार पर लोक सभा के दिया गया है कितना? 84वां संविधान संशोधन। ठीक है, लोकसभा में जो सीटों के आवंटन किया गया है वो लोकसभा के स्थानों का आवंटन जो किया गया है ना 160वां संविधान संशोधन के तहत, 1971 में 84वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन है। इसमें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली घोषित किया गया है आपको 69वां संविधान संशोधन के तहत। यदि इसे हम मैच करें दोस्तों तो मेरा आंसर क्या होगा? 2, 3, 4, 1। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 2, 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है, इसमें दिया गया है 22 में क्या है? कथन ए और कथन आर है, विचार करें तथा नीचे दिया गया कोड को। तो यदि हम इसमें देखें तो इसमें दिया गया है कि लोकसभा के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के स्थान पर पारदर्शिक प्रतिनिधित्व फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अपनाया गया है लोकसभा के चुनाव में। तो ये कथन सत्य है, बिल्कुल कथन सत्य है दोस्तों। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जटिल है तथा मतदाताओं के समझने में कठिनाई होती है। तो ये भी कथन सत्य है और इसकी व्याख्या भी करती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही आंसर होगा। ए और बी दोनों सत्य हैं और इसकी स्पष्ट व्याख्या भी करती है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 23 नंबर प्रश्न की ओर। काफी प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा फास्ट खींचना होगा। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। राज्यसभा पहली बार 1952 में स्थापित हुई थी।
क्या ये सत्य है? राज्यसभा है जो पहली बार कब स्थापित हुई थी? 1952 में। तो हमसे सत्य कथन असत्य कथन को है, तो बिल्कुल सत्य है। यह एक अस्थायी सदस्य है जिसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होता है, ये भी कथन सत्य है। और संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है, तो 6 वर्ष निर्धारित किया गया सदस्यों का कार्यकाल। सेवानिवृत्त होने वाले, ये कथन गलत है, सी वाला, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया, यह कथन असत्य है दोस्तों। और डी में दिया गया है सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य अनेक बार चुनाव लड़ सकते हैं और नामित हो सकते हैं, ये भी कथन सत्य है। यदि इसमें देखें तो कौन सा कथन सत्य है? असत्य। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए पदावधि निर्धारित नहीं की गई है, इसे संसद पर छोड़ दिया गया था, संसद पर छोड़ दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। कौन सा सही है, कौन सा गलत कथन है? तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं दोस्तों, 24 नंबर प्रश्न में कथन दिए हुए हैं और दोनों में से कौन सत्य है? लोकसभा की अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होती है, तो बिल्कुल सत्य कथन है। पहली बैठक से राष्ट्रपति किसी भी समय लोकसभा को विघटित कर सकता है और उसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, तो यह भी कथन सही है। राष्ट्रपति जब चाहे लोकसभा को विघटित कर सकते हैं और उसमें न्यायालय में भी नहीं जा सकता है, तो यह भी कथन सत्य है दोस्तों। तो दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 25 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें 10वें अनुसूची के तहत निर्भरता के सवालों का निपटारा राज्यसभा में कौन करता है? 10वें अनुसूची के तहत निर्भरता के सवालों का निपटारा है तो राज्यसभा में कौन करता है? यदि इसे देखें हम तो वो है 10वें अनुसूची के तहत जो राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति करता है। कौन करता है? राज्यसभा का सभापति करता है। लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति और लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष करता है। की होतो होलोन केस 1992 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि सभापति एवं अध्यक्ष निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। दोहरी सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। दोहरी सदस्यता क्या है? तो इसमें कह रहा है रिक्ति दोनों सदस्यों में चुन लिया जाता है, तो इसे 1 माह के भीतर यह बताना होता है कि वह किस सदन का सदस्य रहना चाहता है। ठीक है, 1 माह के भीतर बताना पड़ता है। कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन सत्य है? तो ये कथन गलत है दोस्तों। 1 माह के भीतर नहीं, 10 दिनों के भीतर यह बताना होता है कि आपको किस सदन में रहना है। ठीक है, 10 दिन के भीतर, ना कि 1 माह के भीतर, ये गलत है। अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुन लिया जाता है तो स्वेच्छा से किसी एक सीट को खाली करने का अधिकार है, अन्यथा दोनों सीटें रिक्त मानी जाएगी। तो ये कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर बी 2 हमारा सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सत्य होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सत्य होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में चलें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन चयन करें। ठीक है, इसमें दिया गया है कि अगर कोई निर्हर व्यक्ति संसद में निर्वाचित होता है तो संविधान के द्वारा उसके चुनाव को शून्य या अमान्य करार दिया जाएगा। बिल्कुल सही है। कोई हमसे पूछा सत्य कथन, तो ये गलत होगा दोस्तों, ये गलत है। कोई सदन का सदस्य संसद के सभापति को त्याग पत्र देता है तो सभापति को त्याग पत्र स्वीकार करना अपरिहार्य है, ये भी गलत है। यदि कोई सदस्य संसद की अनुमति के बिना 90 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन का पद रिक्त घोषित होगा। ये गलत है दोस्तों, 90 दिन का नहीं 60 दिन का ही होता है, ये गलत है। ठीक है, आगे की ओर हम चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि यदि संसद द्वारा निष्कासित होने पर किसी सदस्य को संसद की सदस्यता रिक्त करनी होती है, तो हमसे पूछा है कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है और ए बी सी गलत है। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि आप लोग को दोस्तों अच्छा लग रहा हो, यदि आप लोग को इससे कुछ लाभ मिल रहा हो दोस्तों, यदि आप लोग को कुछ भी हेल्पफुल मिल रहा हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। यदि आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को अपने जितने भी ग्रुप है सारे ग्रुप में शेयर कर दें, सारे ग्रुप में शेयर कर दें दोस्तों, और लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। चले हम लोग आगे की ओर चलते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न में दिया गया है, 28 नंबर प्रश्न में है कि दल बदल के संबंध में निर्हर करार दिए जाने संबंधित उपबंधों में क्या गलत है? कौन सा कथन गलत है निर्हर व्यक्तियों के लिए? तो इसमें दिया गया सदस्य के निर्हर करार दिया जाता है यदि वह स्वेच्छा से राजनीतिक दल का त्याग कर देता है जिस दल के टिकट पर उसे चुना गया था।
तो कौन सा कथन गलत है? वो स्वेच्छा से त्याग देता है तो ये कथन सत्य है। यदि सदस्य अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या नहीं करता है तो भी वो निर्णय प्राप्त किए जाएंगे, तो ये भी कथन सत्य है। अगर निर्दलीय चुनाव का किया गया हो, सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो भी उसकी सदस्यता खाली हो जाएगी, ये भी कथन सत्य है। और अगर को नामित या निर्देशित सदस्य 1 वर्ष के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है तो यह कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सत्य आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सत्य है। 29 नंबर प्रश्न को चलते हैं। संसद में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव किस वर्ष हुआ था? संसद में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के जो उद्भव हुआ था संस्था का, वो वर्ष 1921 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, वर्ष 1921 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है 30 नंबर प्रश्न की ओर। लोकसभा के अध्यक्ष की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। इनकी शक्ति पर विचार करना है तो दिया गया है अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। बिल्कुल सही बात है। अध्यक्ष यह तय करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं और उसका निर्णय अंतिम है, ये भी कथन सत्य है। और एक और आगे देखें दोस्तों, इसमें क्या कहता है और इस कथन में दिया गया है कि दल बदल उपबंध के आधार पर अध्यक्ष लोकसभा के किसी सदस्य के निर्भरता के प्रश्न पर अंतिम रूप से निर्णय लेता है, परंतु इस संबंध में न्यायालय में निर्णय की चुनौती दी जा सकती है। तो ये भी कथन सत्य है दोस्तों। यदि हम देखें ऊपर का सभी तीनों कथन सत्य, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट जो चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में यदि हम देखते हैं इसमें दिया मिलान करें फेडरिक वाइट को यदि हम देखें तो फेडरिक वाइट क्या है? तो फेडरिक वाइट जो है वो क्या था? फेडरिक वाइट था जो आपको केंद्रीय विधान परिषद का पहला अध्यक्ष चुना गया था, फेडरिक वाइट कहा गया। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा पहला अध्यक्ष फेडरिक वाइट। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे आपको केंद्रीय विधान परिषद का पहला उपाध्यक्ष चुने गए थे, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और विठल भाई जे पटेल थे जो आपको केंद्रीय विधान परिषद का पहला निर्वाचित अध्यक्ष थे। और जीवी मामलंकर थे जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। यदि इसमें मिलान करें 2 3 4 1, किसमें दोस्तों 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 31 से 32 की ओर। 32 में क्या गया है, कथनों पर विचार करना है। लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ होता है। लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है क्या अध्यक्ष के अधीनस्थ होता है? तो बिल्कुल सही है कि अध्यक्ष को अधीनस्थ होता है, नहीं होता है, जबकि ये कह रहा है कि होता है जबकि नहीं होता है, तो ये कथन गलत है। लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद धारण करते समय अलग अलग शपथ या प्रतिज्ञा लेता है, तो ये भी कथन सत्य है दोस्तों। ये भी कथन असत्य है, दोनों एक ही शपथ प्रतिज्ञा लेता है। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होती है तो सभापति तालिका का सदस्य सदन का पीठासीन अधिकारी होता है, तो ये भी गलत है। सबका सब कथन गलत। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 33 नंबर प्रश्न की ओर। 33 में दिया गया है, 33 में क्या दिया गया है? 33 में सामयिक यानी प्रोटेम अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रोटेम अध्यक्ष के संबंध में कह रहा है कि सामयिक अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है सामयिक अध्यक्ष की नियुक्ति। ठीक है, सामयिक अध्यक्ष को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, ये भी सही है। और सामयिक अध्यक्ष की शक्तियां अस्थायी अध्यक्ष के समान होती है, तो ये भी सही है। और वह नई लोकसभा की पहली बैठक का पीठासीन अधिकारी होता है, तो ये भी सही है। सबका सब सही है दोस्तों। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट में दिया गया है किस वर्ष पहली बार संसद में विपक्ष के नेता को मान्यता मिली थी? तो संसद में पहली बार विपक्ष के नेता की मान्यता किस वर्ष मिली थी? तो यदि हम इसको देखें, विपक्ष के नेता को 1965 में विपक्ष के नेता को पहली बार मिली थी संसद का। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी 1965 में विपक्ष के नेता का मान्यता मिली थी। 35 नंबर प्रश्न चलते हैं। इसमें राज्यसभा के सभापति के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार करें। तो दिया हुआ राज्यसभा के सभापति का सदस्य सदन का सदस्य होता है। राज्यसभा का सभापति सदन का सदस्य होता है, कथन असत्य है। तो फर्स्ट असत्य है। जब राष्ट्रपति को सभापति पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा और ना ही
मत दे सकेगा। तो ये भी कथन हमसे पूछा, कौन सा कथन असत्य है। तो कथन नंबर 2 असत्य, कथन नंबर 1 असत्य है और 2 सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 35 से 36 की ओर चलते हैं दोस्तों। 36 नंबर प्रश्न में इसमें दिया गया लोकसभा के नियमों के तहत सदन का नेता का अभिप्राय किससे है। तो लोकसभा के नियमों के तहत सदन के नेता का अभिप्राय प्रधानमंत्री से है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव से कितने दिनों पहले पूर्व नोटिस दिया जाता है। तो हटाने का जो प्रस्ताव दिया जाता है कितने दिनों पूर्व, 14 दिनों के पूर्व दिया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यदि हम देखें 37 का, 37 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट को चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है कि संसद के अधिनियम 1998 के अनुसार मान्यता प्राप्त दल का मतलब निम्न में से क्या होता है। देखिए दोस्तों, मान्यता प्राप्त दल का मतलब क्या होता है। तो मान्यता प्राप्त दल का मतलब होता है लोकसभा के संबंध में 55 सदस्य और राज्यसभा के संबंध में 25 सदस्य की संख्या से कम नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इसमें दिया गया है 39 में कि संसद के दोनों सत्रों की बैठक कम से कम अवश्य होनी चाहिए। तो संसद की दोनों सदनों का बैठक कम से कम 2 बार अवश्य होनी चाहिए। कब, कम से कम एक वर्ष में कम से कम 2 बार, जिसमें 2 सत्रों के बीच 6 माह का से अधिकतम अंतराल नहीं होना चाहिए। यानी एक वर्ष में 2 बार, कम से कम कितना, एक वर्ष में 2 बार होनी चाहिए। तो यदि हम इसमें देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। सत्राभाषण की घोषणा सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। सत्राभाषण की घोषणा सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। तो ये कथन असत्य है। नहीं, सत्राभाषण की घोषणा करते हैं राष्ट्रपति। संसद में लंबित विधेयक लोकसभा के सत्राभाषण के कारण समाप्त नहीं होते। जो लंबित विधेयक होता है और लोकसभा के सत्राभाषण का नहीं समाप्त होते, लेकिन अन्य सभी लंबित नोटिस सत्राभाषण पर समाप्त हो जाते हैं। तो कथन 2 सही है। तो हमसे पूछा असत्य कथन कौन है। तो असत्य कथन कथन 1 है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पूछते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया 40 से 41 नंबर प्रश्न की ओर। लोकसभा के विघटन पर निम्न में से क्या समाप्त हो जाते हैं। लोकसभा के विघटन पर निम्न में से लोकसभा के विघटन पर निम्न में से क्या समाप्त हो जाते हैं। तो लोकसभा के विघटन पर क्या क्या समाप्त होता है। तो विचाराधीन विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प नोटिस, याचिका, सबका सब समाप्त होता है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किस प्रकार के विधेयक लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाता है। लोकसभा के विघटन पर कौन सा विधेयक समाप्त होता है। यदि हम देखें तो लंबित विधेयक जिनकी जांच सरकारी आश्वासन संबंधित समिति द्वारा की जानी होती है, जिनकी जांच सरकारी आश्वासन द्वारा की जानी होती है, ये गलत है। तो दूसरा, लोकसभा में पारित परंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक है जो समाप्त हो जाती है। तो ये क्या होगा, केवल 2, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो केवल 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 42 से 43 नंबर प्रश्न पर कोरम क्या क्या अर्थ है। देखिए, कोरम का अर्थ हमसे पूछा गया। अब कोरम है प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा। पीठासीन अधिकारी सहित कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं। 44 नंबर प्रश्न पे देखिए दोस्तों। संसद के में हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा को निरंतरता की अनुमति किस अधिनियम द्वारा दी गई है। संसद में हिंदी की और इंग्लिश के जो किस अधिनियम द्वारा दिया गया है निरंतरता का। तो राजभाषा अधिनियम 1963 के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। राजभाषा अधिनियम 1963 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट हो जाते हैं दोस्तों 45 की ओर। 45 नंबर प्रश्न दिया गया है कथन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 45 में देखें तो इसमें देखें पीठासीन अधिकारी किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है, पीठासीन अधिकारी। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए मेरा कथन सही होगा और बी गलत है। नेक्स्ट हो सकता है दोस्तों। इसमें दिया गया है 47 की ओर, 46 की ओर। भारत के महान्यवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारत के जो महान्यवादी के पद का वर्णन भारतीय संविधान में है। भारत के महान्यवादी का जो पद का वर्णन है क्या है, भारतीय संविधान में है, ठीक है। तो महान्यवादी के पद का वर्णन भारतीय संविधान में है। तो ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है बिल्कुल है।
हमसे असत्य कथन कर रहा है। महान्यवादी सदन के बैठकों में भाग लेता है और तथा विचार करने का अधिकार भी है, ये भी सही है, ये भी सही है। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग लेता है, लेने का अधिकार नहीं रखता, ये गलत है, जबकि है लेने का अधिकार रखता है। तो हमसे पूछा कौन सा गलत है, तो केवल और केवल 3 गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर 47 की ओर। प्रश्न नंबर 47 में, प्रश्न नंबर 47 में देखें तो इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन अस्थायी सदस्य संसदीय समिति नहीं है। तो अस्थायी संसदीय समिति कौन नहीं है, ये प्रश्न है। तो अस्थायी संसदीय समिति इसमें से कौन नहीं है, तो एक संसदीय समिति वह समिति है, अस्थायी संसदीय समिति कौन नहीं है इसमें से, तो परामर्श दात्री समिति क्या है, अस्थायी संसदीय समिति नहीं है। विशेषाधिकार समिति, पुस्तकालय समिति और कार्य सलाहकार समिति सब अस्थायी समिति है, और परामर्श दात्री समिति अस्थायी समिति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वन। फोर्टी एट की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है संसदीय समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, विचार करते हैं हम लोग, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संसदीय भारतीय संविधान में ऐसी समितियां का वर्णन मिलता है। ठीक है, भारतीय संविधान में ऐसी समितियों का वर्णन मिलता है संसदीय समिति के बारे में, ये बिल्कुल कथन सत्य है, मिलती है ऐसी बातें। और किसी समिति को संसदीय समिति होने के लिए अनिवार्य शर्त है अपना सचिवालय होना, तो ये भी कथन सत्य है, दोनों का दोनों कथन सत्य। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 49 नंबर प्रश्न की ओर। मंत्रालय या विभागों से संबंधित समितियों की संख्या कितनी होती है। मंत्रालय या विभागों से संबंधित समितियों की संख्या 24 होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। कितने समितियां होती है, 24। 50 नंबर प्रश्न कर सकते हैं दोस्तों, 50 में दिया गया है सलाहकार समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समितियां के सदस्य संबंधित विधेयक के विभिन्न प्रावधानों को संशोधित प्रस्ताव कर सकते हैं और समितियां बाहरी विशेषज्ञों के से मदद ले सकती है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें देखें तो उपरोक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है, तो ए भी सही है और बी भी सही है, दोनों कथन गलत है, दोनों कथन सही है। 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। लोक लेखा समिति पहली बार किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो लोक लेखा समिति है जो पहली बार 1921 में अस्तित्व में आया था। कब, 1921 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, 1921 में लोक लेखा समिति पहली बार आया था अस्तित्व में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। लोक लेखा समिति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। लोक लेखा समिति के संदर्भ में कौन सा असत्य है, देखें तो इसमें लोक लेखा समिति के इसमें सदस्यों की संख्या 22 है। ठीक है, कितने सदस्यों की संख्या, तो इसमें सदस्यों की संख्या 22 है। ठीक है, इस सदस्यों के हमसे पूछा कौन सा कथन असत्य है, तो इसके सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है, ये गलत है दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित नहीं किया जाता इसके सदस्यों को, इसके सदस्यों को है जो किसके द्वारा नामित किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित नहीं किया जाता है, तो ये गलत है। और इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, सही है। इसके अध्यक्ष केवल लोकसभा का सदस्य बन सकता है, तो ये भी कथन सही है। तो हमसे कौन सा कथन पूछा है, कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। असत्य कथन बी था। प्रश्न है 53 में प्रकलन समिति का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था। प्रकलन समिति का गठन जो किया गया था आपको किसके सिफारिश पर किया गया था दोस्तों, तो प्रकलन समिति का गठन जॉन मैथाई के सिफारिश पर किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, जॉन मैथाई के सिफारिश पर, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। और इस पहले इसमें 25 सदस्य थे, बाद में इसको बढ़ाकर 30 सदस्य कर दिया गया 1956 में, और जॉन मैथाई ने प्रकलन समिति का जो गठन किया था 1950 में किया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया 1950 में हो गया जॉन मैथाई। 54 नंबर प्रश्न के प्रकलन समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखें हम तो कुछ पूर्व दिया हुआ प्रकलन समिति के सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं, तो बिल्कुल सत्य है। सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है, तो प्रकलन समिति का जो सदस्यों का नामित है जो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, बिल्कुल गलत है। और समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी दल के से होते हैं, तो ये भी कथन सत्य है, तो 1 और 3 सही है। इस प्रकार ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। 55 नंबर चलते हैं। सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन पहली बार किस वर्ष किया गया था। सार्वजनिक उद्यम समिति का जो पहली बार गठन किया गया था वर्ष 1964 में किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, वर्ष 1964 में। सार्वजनिक उद्यम समिति के जो गठन किए थे कृषि मिलन समिति की सिफारिश पर किया गया था, किसी कृषि मिलन समिति के कृष्ण मिलन समिति की सिफारिश पर 1964 में किया गया था। और हालांकि 1974 में इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर के 22 कर दी गई थी। पहले 15 था शुरुआत में, उसके बाद 22 कर दी थी। इसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। नेक्स्ट में देखें, इसमें दिया गया है मिलान करने के लिए सार्वजनिक उद्यम समिति, और हमसे मिलान मैचिंग करने के लिए दिया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है। सार्वजनिक उद्यम समिति में कितने सदस्य हैं, तो 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा से और 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। तो सार्वजनिक उद्यम समिति में कितने सदस्यों की संख्या है, तो 22 है। और उसके बाद महिला सशक्तिकरण समिति, तो महिला सशक्तिकरण समिति में सदस्यों की संख्या 30 है। महिला सशक्तिकरण में लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10। विशेषाधिकार समिति, तो विशेषाधिकार समिति में सदस्यों की संख्या 15 है दोस्तों।
सॉरी, विशेषाधिकार समिति में सदस्यों की संख्या 25 है और लाभ के पदों पर संयुक्त समिति के सदस्यों की संख्या 25 है। मैच करें तो आंसर होगा 1 2 4 3। 1 2 4 3 मेरा सही आंसर होगा। तो किसमें आंसर होगा दोस्तों? 1 2 4 3 किसमें है? चलिए हम इसको देखें। 1 2 2 1 4 3 होगा, 1 2 नहीं 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में भारतीय संविधान के भारतीय संसदीय समूह आईपीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय संसदीय समूह की जो स्थापना हुई थी वर्ष 1949 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, वर्ष 1949 में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 58 नंबर प्रश्न की ओर दोस्तों। 58 में दिया गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यदि आप लोग दोस्तों भारतीय संविधान पूरी चैप्टर वाइज बुक पढ़ना चाहते हैं, पूरी बुक चैप्टर वाइज, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको भारतीय संविधान के नाम से पूरी बुक का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में उपलब्ध है दोस्तों, वो भी प्रीवियस ईयर प्रश्न के रूप में। आप लोग जा करके इस चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों। और यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें। और उसी तरह भारतीय हिस्ट्री का भी पूरी चैप्टर वाइज मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसका भी प्लेलिस्ट तीनों हिस्ट्री का अलग बना दिया है दोस्तों। जरूर जाके विजिट करें दोस्तों और देखें, आपको काफ़ी मजा आएगा दोस्तों और काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इसलिए आपसे अनुरोध रहेगी कि जाके जरूर देखें उसे, और एग्जाम से पहले तो जरूर देख के जाएं, ज़्यादा ही फायदा मिलेगा आपको दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग जरूर लाइक करें दोस्तों, शेयर करें। यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग 58वां प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें से दिया गया है उर्दू में कितने कथन असत्य, कितने कथन सत्य है? तो इसमें है कि भारतीय संसदीय समूह की सदस्यता हर संसद सदस्य के लिए खुली हुई है, तो बिल्कुल उसका कथन सत्य है। लोकसभा का अध्यक्ष भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा को उपसभापति भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति होता है, तो ये गलत होता है। भारतीय संसदीय समूह के निर्णयानुसार सर्वोत्कृष्ट संसद के लिए पुरस्कार का गठन 1995 में की गई थी, तो 1995 में की गई थी, ये कथन सत्य है दोस्तों। भारतीय संसदीय समूह के निर्णयानुसार सर्वोत्कृष्ट संसद के लिए पुरस्कार का गठन 1995 की कथन सही है। तो हमसे पूछा कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर, हमसे पूछा कौन सा कथन सत्य है, इसमें दिया गया है, हम लोग देखेंगे। इसमें कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, कितने कथन सत्य है? तो 1 2 3, 3 कथन सत्य है, 1 2 और 4 कथन सत्य है, और 3 नंबर है जो गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 59 नंबर प्रश्न की ओर। 59 में दिया गया है, यदि हम देखें 59 में क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ कथन दिए हुए हैं और कुछ कारण है। अंतर संसदीय संघ आईपीयू ने 1979 देशों के संसद शामिल है, तो आईपीयू में क्या 1979 के देशों के संसद शामिल है? यदि इसे देखें तो एक गलत हो जाएगा। दूसरा, आईपीयू का मुख्य लक्ष्य मजबूत प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापित करना है, तो ये भी कथन गलत है दोस्तों। ना तो एक सही है ना तो दो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया है? नेक्स्ट में है राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए में कितने देश सम्मिलित हैं? तो सीपीए में कितने देश सम्मिलित हैं? सीपीए में 53 राष्ट्र सम्मिलित है। कितने? 53 राष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, 53 राष्ट्र। सीपीए में कितना राष्ट्र है? 53 राष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 61 नंबर प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता को अस्वीकार करने के लिए लोकसभा में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता है? तो लोकसभा में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता है? साधारण बहुमत की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 62 नंबर प्रश्न। पूर्ण बहुमत का अर्थ क्या होता है? देखिए, पूर्ण बहुमत का अर्थ होता है संसद की कुल सदस्यों का बहुमत, भले ही सीटें खाली हो या अनुपस्थित हो। ठीक है, संसद के कुल सदस्यों का बहुमत फुल बहुमत कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। जितने भी सदस्य हैं सारे का सारे बहुमत में हो तो पूर्ण बहुमत कहलाता है। नेक्स्ट क्यों चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, नेक्स्ट है 63 नंबर प्रश्न की ओर यदि देखें तो इसमें दिया गया है लेम डक सत्र से क्या अभिप्राय है? लेम डक सत्र वह सत्र होता है, लेमडक सत्र वह सत्र होता है जो नई लोकसभा के गठन से पूर्ववर्ती लोकसभा की अंतिम सत्र को लेमडक सत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है शून्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शून्यकाल का है, शून्यकाल में दिया गया है संसद का पहला घंटा शून्यकाल के लिए होता है। संसद का पहला घंटा शून्यकाल के लिए होता है। कौन सा कथन सत्य है? तो ये बिल्कुल गलत है। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है दोस्तों, ना कि शून्यकाल के लिए। और पहला घंटा के बाद जो होता है वो शून्यकाल के लिए होता है, तो ये कथन गलत है। यह तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामलों को उठाने के लिए एक अनौपचारिक उपकरण है, तो यह कथन सत्य है। महत्वपूर्ण यदि शब्द उठाने हो
विषय उठाने हो तो शून्य काल के तो आप उठा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर, केवल केवल 2 सही है। 3 में क्या है, संसदीय प्रक्रिया में इसका प्रारंभ 1952 में हुआ, ये गलत है दोस्तों। संसदीय प्रक्रिया में इसका जो प्रारंभ 1952 में हुआ, ये गलत है। इसका प्रारंभ 1962 में हुआ, न कि 1952 में। तो ये 1 और 3 गलत है। हमसे पूछा कथन सत्य कौन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथन क्या है, तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है तथा पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्नों का उत्तर है जो मौखिक दिया जाता है और पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, ये दिया गया है। तो इसमें से यदि हम इसमें देखें उपरोक्त में से कौन से कितने कथन सही हैं, तो तारांकित प्रश्न का ये बिल्कुल सही है दोस्तों। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है तथा पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। अतारांकित प्रश्नों के मामले में लिखित रिपोर्ट आवश्यक होती है, अतः पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है। और अल्प सूचना के प्रश्न में वे प्रश्न है जिसके कम से कम 14 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है तथा इनका उत्तर भी लिखित दिया जाता है, ये कथन गलत है। प्रश्न के सदन के किसी भी सदस्य से पूछा जा सकता है, तो ये कथन सत्य है। तो करा कितने कथन सत्य है, तो 1, 2 और 4 कथन सत्य, 3 कथन सत्य है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 3 कथन सत्य है और गलत कौन है, ऑप्शन नंबर कथन नंबर 3 गलत है। 66 नंबर प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। 66 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है जो अनुच्छेद 127 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर, अनुच्छेद 127। अनुच्छेद 125 देखें, न्यायाधीशों का वेतन से संबंधित है दोस्तों, अनुच्छेद 125। अनुच्छेद 126 देखें तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति होता है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति होता है अनुच्छेद 126 के तहत। अनुच्छेद 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 128 के तहत उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उपस्थिति। ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 67 नंबर प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। 67 की ओर देखें हम, तो इसमें दिया है लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो लोक लेखा समिति में असत्य कथन का चयन करना है। लोक लेखा समिति सब परीक्षण जैसा कार्य करता है, तो सब परीक्षण जैसा कार्य करता है लोक लेखा समिति, ये कथन सत्य है। और इसकी अनुशंसाएं मंत्रालयों पर बाध्यकारी नहीं होता है, ये भी सही है। इसमें विभागों द्वारा खर्च पर रोक की शक्ति निहित है, तो ये कथन गलत है। खर्च की शक्ति पर रोक निहित है। हमसे पूछा कौन सा कथन असत्य है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 67 से 68 की ओर मिलान करना है। मूल क्षेत्राधिकार, परामर्शदात्री और परामर्शदात्री, अपीलीय क्षेत्राधिकार और क्षेत्राधिकार समीक्षा। मूल क्षेत्राधिकार क्या होता है, तो मूल क्षेत्राधिकार संघीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है। मूल क्षेत्राधिकार संघीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है। तो मूल क्षेत्राधिकार क्या है, संघीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सत्य है। मूल 1 का 2 हो जाएगा। ठीक है। और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाया गया सार्वजनिक महत्व का विषय है। परामर्शदात्री सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाया गया सार्वजनिक महत्व का विषय। अपीलीय क्षेत्राधिकार, तो अपीलीय क्षेत्राधिकार में दीवानी शक्ति आता है, दीवानी और फौजदारी शक्ति आता है अपीलीय में। और क्षेत्राधिकार समीक्षा में क्या आता है, नाशकैकिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का सिद्धांत। यदि इसको मैच करें 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 मेरा आंसर सही होगा। 2, 1, 4, 3 किसमें दोस्तों, 2, 1, 4, 3 देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, बी हमारा सही आंसर है, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि किसके द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कौन करेगा, तो संसद करेगा, संसद के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 69 से 70 की ओर, भारत का सर्वोच्च न्यायालय तथा अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से किस अर्थ में भिन्न है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय और अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय है जो किन किन अर्थों में भिन्न है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें है न्यायिक समीक्षा के अवसर की उपस्थिति दोनों में है, दोनों में ये है। सलाहकार न्याय क्षेत्र, ये अमेरिका के संविधान में ये भिन्न है, भारत और अमेरिका के संविधान में। देश के सभी उच्च न्यायालयों का नियंत्रण, ये भी भिन्न है। और न्याय क्षेत्र का विस्तार, ये भी भिन्न है। तो 2, 3, 4 इन दोनों में भिन्नता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 71 नंबर प्रश्न की ओर। संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर कितनी निर्धारित की गई थी। अनुच्छेद 124 के अनुसार कितनी की गई थी, टोटल कितनी की गई थी, तो उस समय 7 की गई थी। टोटल मिला के 8 था, मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर 7 था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। वर्तमान में कितना है दोस्तों, तो वर्तमान में 33। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में यदि हम देखें तो इसमें 72 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है कि जब किसी विधेयक या संकल्प में के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती है तो उस पर मतदान पूर्व चर्चा कराने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो प्रस्ताव लाया जाता है, तो कौन सी प्रस्ताव लाया जाता है, तो इसमें
गिलोटिन नामक प्रस्ताव लाया था। कौन सा? गिलोटिन नामक प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 73 नंबर प्रश्न को 73 में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए हम लोग विचार करते हैं। कुछ कथन दिया हुआ है तो असत्य कथन का चयन भी करना है दोस्तों। तो इसमें दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में कम से कम 50 सदस्य सहमति अनिवार्य है। तो ये भी कथन सत्य है। अस्थायी स्थगन प्रस्ताव के समर्थन में कम से कम 50 सदस्य का समर्थन आवश्यक है। ये भी कथन सत्य है। और इसमें फिर दे रहा है आगे निंदा के संदर्भ में लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। तो ये गलत है, बताना आवश्यक है। तो हमसे पूछा कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है 73 से 74 प्रश्न में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, विचार कर लो। इसमें क्या दिया गया है? धन्यवाद प्रस्ताव दोनों सदनों में पारित होने का अनिवार्य है। धन्यवाद प्रस्ताव है दोनों सदनों में पारित होने का अनिवार्य है। तो कौन सा? तो बिल्कुल सत्य है, दोनों सदनों में पारित होने का अनिवार्य है धन्यवाद प्रस्ताव। और उसके बाद औचित्य प्रश्न उठाकर किसी विषय के पर बहस प्रारंभ किया जा सकता है। गलत है। किसी मंत्री के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित हो जाने पर उसे अपने पद का त्याग करना आवश्यक हो जाता है। तो अपने पद का त्याग करना आवश्यक हो जाता है, ये कथन गलत है दोस्तों। और अविश्वास प्रस्ताव केवल मंत्री परिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। तो ये भी कथन सही है। हमसे पूछा कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन इस संदर्भ में सत्य है। सत्य कथन को हमसे पूछा है कि चयन करें, तो 1 और 4 सही। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। लास्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 75 नंबर प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। ये लास्ट प्रश्न होगा 75 प्रश्न। इसके बाद में अगला 75 प्रश्न अगले वीडियो में लाऊंगा दोस्तों। इसका अगला 75 प्रश्न अगले वीडियो में लाऊंगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें साधारण विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति के संदर्भ में निम्न में से क्या शामिल है। तो साधारण विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति के संबंध में है कि यह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है। ठीक है, वह स्वीकृति देने हेतु विधेयक को रोक सकता है, वह पुनर्विचार हेतु विधेयक को सदन में वापस लौटा सकता है। तो तीनों संबंधित है, राष्ट्रपति का तीनों अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। इसके साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और इससे यदि आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें दोस्तों। जहाँ भी ग्रुप है सभी एजुकेशनल ग्रुप में शेयर कर दें। और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों। यदि आप नए हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। इस कारण से मैं आपको और अच्छी वीडियो ला कर दूंगा दोस्तों। तो इसलिए जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।